चलो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, कौन सा, प्लांट एनाटॉमी के बारे में। तो प्लांट एनाटॉमी किसका पार्ट है, ये एंजियोस्पर्म का पार्ट है। तो याद है मैंने आपको प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और क्लास 12 के अंदर हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वो तीनों ही चैप्टर किसके हैं, वो एंजियोस्पर्म के चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं। और एनाटॉमी क्या होती है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्या रीतु सबको ही पता होगा। तो प्लांट की हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर की हम पहले समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे। तो चैप्टर में सबसे पहले आता है प्लांट टिश्यू। भाई सिंपल सी बात है, देखो आपके पास एक प्लांट सेल होती है। प्लांट क्या होती है, सेल होती है। और मैंने बोला था कि अगर क्लियर नहीं दिखाई दे तो वीडियो की क्वालिटी HD कर देना, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें ध्यान रखी है कि जिनका डेटा रिचार्ज कम होता है तो उनके लिए मैंने नॉर्मल वाला रखा है, HD करोगे तो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। नाउ प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट सेल से आगे जाके सेल्स के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू से मिलके क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। और टिश्यू सिस्टम से जाके आगे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। एनिमल के कंपेरेटिवली प्लांट जो है बड़े सिंपल होते हैं। अभी देखना इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें है भी नहीं। तो प्लांट सेल जो है वो तो आपने पढ़ा होगा द सेल वाले चैप्टर में, तो वो तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे टिश्यू, दूसरा पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम एंड तीसरा हम पढ़ेंगे ऑर्गन। एंड उसके बाद में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। आपके अंदर प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है भाई, पहले आप अपनी हाइट बढ़ाते हो कि पहले सीधे अंकल आंटी बन जाते हो, हैं? पहले आप अपनी हाइट बढ़ाते हो। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, लेंथ बढ़ता है। और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, डायमीटर बढ़ता है, गर्थ बढ़ता है। तो जब भी बात आती है सेकेंडरी, इस चैप्टर को पढ़ने का एक ट्रिक बता रही हूँ। जब भी शब्द आता है सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब समझाना कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैम्बियम की बात हो रही है। और क्या मैं इसको और लेटरल ग्रोथ बोल सकती हूँ, लेटरल ग्रोथ। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, प्लांट का डायामीटर या फिर यहाँ पे जो गर्थ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चैप्टर के अंदर ये तीनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं। पर मुबारक हो, नई वाली NCERT के अंदर ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आप इसके लिए 4-5 पेज छोड़ देना। अगर इन केस लास्ट में नीट का सर्कुलर अगर आता है कि ये पार्ट इंक्लूड किया गया है तो आपको लास्ट में पढ़ा दिया जाएगा और लास्ट में एक वीडियो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को परेशानी इसमें। तो अभी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमें इतनी 3 चीज़ें पढ़नी है, बहुत आसान सा चैप्टर है। शुरू करते सबसे पहले टिश्यू के बारे में। अच्छा, ऑर्गन कौन कौन से होते हैं प्लांट के अंदर, तो रूट होता है, स्टेम होता है और क्या होता है, लीफ होता है। तो पहले शुरू करते हैं टॉपिक प्लांट टिश्यू के बारे में। अच्छा, टिश्यू को डिफाइन कैसे करेंगे आप, वैसे एक चीज़ और, हाँ, ये जो प्लांट टिश्यू है ना, ये टॉपिक भी शायद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो हटा दिया गया है NCERT से। पर ऐसा हम पढ़ नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि जब तक आपको टिश्यू नहीं पता आप टिश्यू सिस्टम कैसे पढ़ोगे, है ना। तो भले ही पार्ट डिलीट हो गया बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसके बिना नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो टिश्यू का मतलब क्या हुआ ये बताओ। टिश्यू में, वेरी नाइस, हम बोलते हैं कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। कौन से सेल्स का ग्रुप, और ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिनका हम बोलेंगे कि ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन क्या हो, सेम हो। एंड दूसरा जिनका स्ट्रक्चर अच्छा सेम होगा कि डिफरेंट होगा, मतलब सिमिलर होगा कि डिससिमिलर होगा। जाइलम के बारे में जानते हो, वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब टिश्यू है ना, पर जाइलम के अंदर तो आपने ट्रैक्रिट्स, वैसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। 4 चीज़ें पढ़ी थी ना, चारों अलग अलग है। अच्छा, फ्लोएम सुना है आपने, फ्लोएम भी एक टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो 4 अलग तरह की सेल है नहीं है। अब बोलो कि टिश्यू में सेल्स सिमिलर होती है या डिससिमिलर होती है। स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होगी कि
और डिसिमिलर होगी, दोनों हो सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल टिश्यू के बारे में, किसके बारे में? हाँ, तो जिसमें सारी सेल्स अगर आपको एक जैसे दिखाई दे तो उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू। और अगर आपको यहाँ पे डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दिखाई दे तो उसको बोला जाएगा क्या? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाएगा। कोई परेशानी? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। इसमें हम जैसे डिस्कस करेंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जब पेरेन्काइमा की बात होगी तो सारी सेल्स कैसी होगी? पेरेन्काइमेटस। कोलेनकाइमा की बात होगी तो सारी सेल्स कैसी होगी? कोलेनकाइमेटस। और यहाँ पे दो एग्जाम्पल आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जहाँ पे सेल्स क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, नाउ अभी कॉमन सेंस यूज करो ना बेटा। अगर जाइलम के अंदर 4 अलग सेल है, फ्लोएम के अंदर 4 अलग सेल है, तो सभी सेल का क्या फंक्शन एक जैसा हो सकता है? क्या फ्लोएम सुना है? फ्लोएम के अंदर हमने सीव ट्यूब सुना है, उसका काम तो होता है फूड का कंडक्शन करना। कंपेनियन सेल्स का काम होता है उसको रेगुलेट करना, उसका न्यूक्लियस उसको रेगुलेट करता है। पेरेन्काइमा का सेल का काम होता है फूड का स्टोरेज करना, और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का काम होता है सपोर्ट करना। ये तो 4 अलग अलग काम हो गए, तो फिर आप इसको टिश्यू में कैसे काउंट कर रहे हैं? नहीं, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो यहाँ तक चलता है, पर एक चीज़ मुझे बताओ, उन चारों लोगों का काम मिलकर एक क्या है? क्या होता है? फूड का कंडक्शन करना। तो भले ही हर सेल का अपना इंडिविजुअल फंक्शन अलग होगा, बट ओवरऑल काम क्या होगा? सबका सेम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बिल्डिंग बनानी होती है तो इंजीनियर का काम अलग होता है, वर्कर का काम अलग होता है, और वर्कर में भी बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। एक जो लेंटर बनाता है वो अलग ग्रुप होता है, जो प्लास्टर करेगा वो अलग ग्रुप होता है, जो टाइल्स लगाए वो अलग ग्रुप होता है, पर सबका तो काम अलग अलग है। पर ओवरऑल काम क्या है सबका? बिल्डिंग बनाना। तो हम बोलेंगे कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उन सबका इंडिविजुअली भले ही फंक्शन अलग अलग हो सकता है, बट ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? उनका कॉमन होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ओवरऑल परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ओवरऑल परफॉर्म कॉमन फंक्शन। फंक्शन सबका ऑलमोस्ट कॉमन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीवर है, लीवर में मान लो कि बहुत सारी तरह की सेल्स है, सबका काम मान लो अलग अलग है, पर ओवरऑल सबका काम क्या होगा? जो भी लीवर का फंक्शन होगा वो काम होगा उनका, है ना, मिल के सब एकजुट काम करते हैं। खैर, तो इस तरह से ये हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे। एंड टिश्यू की जब टर्म की बात आती है तो एक आपके पास आता है प्लांट टिश्यू और एक आता है एनिमल टिश्यू। तो ये टर्म किसने दिया था? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टर्म दिया था इसमें ग्रीव ने, और एनिमल टिश्यू जो है टर्म दिया था यहाँ पे बाइचेट ने। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब टिश्यू का डेफिनेशन तो हो गया कंप्लीट, एंड लिटरली बता रही हूँ बेटा, नेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये आपको डेफिनेशन जो सिंपल सी लग रही है ना, ये 9th क्लास में दी हुई होती है, लिखी होती है एनसीईआरटी में। खैर, तो अब इसमें टिश्यू के टाइप्स हम लोग शुरू करते हैं। तो टिश्यू कितने टाइप के हो गए? टाइप्स ऑफ टिश्यू 2 टाइप के होंगे। एक होगा मेरिस्टेमेटिक, एक हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या हुआ? जो डिवाइड करता है। तो दूसरा कौन होगा? जो डिवाइड नहीं करता है। तो ये हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू हमारे पास 2 टाइप के होंगे, एक होंगे सिंपल और एक होंगे कौन? कॉम्प्लेक्स। अभी सिंपल के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम पढ़ेंगे जाइलम और एक हम पढ़ेंगे क्या? फ्लोएम। आसान था। तो बस इसके साथ ही हमारा फिर टिश्यू वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही था टिश्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज आप मुझे बता सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कॉमन सेंस की बात है कि सेल बहुत फटाफट डिवाइड करती है, इतनी फास्ट डिवाइड करती है कि एक डिवीजन पूरा हो जाने के बाद सेल रेस्ट ही नहीं करेगी, दूसरा डिवीजन शुरू कर देगी। तो 2 सेल के बीच में रेस्टिंग फेज एब्सेंट होता है। इसका काम सिर्फ जीवन में क्या होता है? डिवाइड करना। तो ये सेल डिफरेंशिएटेड होगी कि अनडिफरेंशिएटेड है? बेटा अनडिफरेंशिएटेड होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए टाइम चाहिए। टाइम ही तो नहीं है ना, मतलब इनका कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। जो परमानेंट सेल्स होती है ना, इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जाइलम का एक काम होता है, फ्लोएम का अपना एक काम होता है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो है डिवाइड करना। इसके अलावा ये हम बोलेंगे कि अनडिफरेंशिएटेड होती है। अच्छा, ग्रीन होगी कि नॉन ग्रीन है? नॉन ग्रीन होगी, क्योंकि समय ही तो नहीं है क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट का एक प्रिकर्सर होता है जिसको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड को बेटा इतना समय ही नहीं मिलता है कि वो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंशिएट हो पाए। तो ये सेल्स कैसी होगी? नॉन ग्रीन होगी, नॉन फोटोसिंथेटिक होगी, है ना। अच्छा, अगर इन सेल्स के अंदर अगर डिवीजन की बात की जाए तो सिंस डिवीजन बहुत तेज़ी से हो रहा है एंड डिवीजन में एटीपी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन की रेट भी क्या होगी? बहुत ज़बरदस्त होगी, हाई होगी। और उसके अंदर वाटर, फूड और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट में क्या होगी? ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा नीड होती है ना। जब हम ग्रोथ करते हैं बेटा तभी तो हमको भूख ज़्यादा लगती है ना। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन या थिक? आपने प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल सुना है? प्राइमरी वॉल थिन होती है, सेकेंडरी वॉल थिक होती है। कौन सी होगी? है समय ही तो नहीं है बेटा। थिक कब बनाएगा? थिकनिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है ना, है ही नहीं। तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी वॉल। ये एक्चुअली मेजर डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्राइमरी वॉल, इसमें देखने को मिलता है सेकेंडरी वॉल। ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट वैक्यूल के बारे में बात करें तो इसमें वैक्यूल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, समय तो नहीं है ना वैक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें वैक्यूल क्या होगा? एब्सेंट होगा। बट इसमें आपको सेल के बिल्कुल सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इसके अंदर आपको काफ़ी हाई मिलेंगे, बताऊंगी क्यों। और जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं ना तो उसमें हम प्लांट को जब लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा रूट यूज़ करते हैं किसको? मेरिस्टेमेटिक पार्ट को, है ना। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो होता है वायरस फ्री होता है, अभी बताऊंगी क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, इसके न्यूक्लियस की बात की जाए या प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए, क्योंकि ये सेल डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके 2 नई सेल बनाएगी। नई सेल बनाने के लिए इतना सारा मटेरियल कंस्ट्रक्शन करना है, तो इनकी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। एंड जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर डीएनए जो होता है वो हाईली आपको क्या मिलेगा? एक्टिव देखने को मिलेगा, जहाँ पे ज़बरदस्त ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लगातार चलते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा? एक नॉर्मल सेल के कंपेरेटिवली इसमें बड़ा होगा। साइटोप्लाज्म आप इसको क्या मिलेगा? डेंस देखने को मिलेगा। बात आ गई समझ? तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखा? पहला क्या होगा इसके अंदर? ये फास्ट डिवीजन शो करता है और 2 सेल्स के बीच में रेस्टिंग फेज क्या होगा? वेरी नाइस। रेस्टिंग फेज इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। बात आ जाती है सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिकली हाईली क्या मिलेगा? हाईली एक्टिव मिलेगा, क्योंकि नई सेल बनाने के लिए नया मटेरियल तैयार करना है। और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या मिलेगा आपको? लार्ज मिलेगा। साइटोप्लाज्म इसके अंदर आपको डेंस मिलेगा। और इसके अलावा रेस्पिरेशन की रेट क्या होगी? रेस्पिरेशन रेट मतलब एटीपी का प्रोडक्शन भी क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि सेल डिवीजन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और इस वजह से इसकी न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? यहाँ पे हाई होगी। और इसके अलावा क्या पढ़ाया था मैंने? अब आ जाते हैं वैक्यूल पे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। ये 2 पॉइंट जबरदस्त इंपॉर्टेंट है जब भी आपको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है। वैक्यूल एब्सेंट होगा। और जब सेल वॉल की बात होगी तो सेल वॉल के अंदर ओनली क्या मिलेगा? ओनली इसमें मिलेगा क्या? प्राइमरी वॉल। एंड प्राइमरी वॉल कैसा होता है? थिन या थिक? तो ये होता है थिन, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है सेकेंडरी वॉल बनाने के लिए ना। चलो, और इसमें क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इसके अंदर क्या मिलेंगे? हाई। मैं ये समझाती हूँ क्यों होता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? इन प्लांट टिश्यू कल्चर इनको क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ये वायरस क्या होते हैं? एक वायरस फ्री होता है और एक वायरस रेजिस्टेंट होता है। ये दोनों सेम वर्ड है कि अलग अलग है? कैसे? इस कमरे के अंदर 0 बैक्टीरिया है, इसको बोला जाता है बैक्टीरिया फ्री कंडीशन। पर अगर मान लो इस कमरे में खूब सारे बैक्टीरिया है पर आपको वो बीमार नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? आप बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट है। ये 2 बहुत अलग बातें है ना। बच्चे यहाँ पे जो है
टर्म जब आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना ये मैंने वायरस रेजिस्टेंट नहीं लिखा है। रेजिस्टेंस तो बेटा जीनोटाइप की वजह से आता है, जीन की वजह से आता है ना, तो ये क्या है, वायरस फ्री होता है, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ बताया था, यस, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का जो प्रिकर्सर होता है उसको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, पर प्रोप्लास्टिड कैसा होगा यहाँ पे, अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, क्योंकि इस बेचारे को टाइम ही तो नहीं मिला है ना। तो अनडिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब कि इसको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब बनाने का मौका इसको बिल्कुल नहीं मिला है। तो ये रीज़न होता है, सिंपल सा। अच्छा, अब मैंने आपको पूछा कि मतलब इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का नंबर हाई क्यों होता है, तो एक कॉमन सेंस यूज़ कीजिए बेटा। यहाँ जो सेल्स होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है कि अनडिफ्रेंशिएटेड, तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होगा, तो इसमें जाइलम फ्लोएम अब्सेंट होंगे कि प्रेजेंट होंगे, हैं अब्सेंट होंगे। तो बेटा एक तो इसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऊपर से इसमें जाइलम फ्लोएम अब्सेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएगी, क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा। एक तो इनकी न्यूट्रिएंट वाटर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसमें जाइलम फ्लोएम अब्सेंट होते हैं क्योंकि ये तो अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, इसके नीचे जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, परमानेंट सेल्स होती है। और परमानेंट सेल्स में या तो जाइलम और फ्लोएम हो सकता है ना, ये कौन है, जाइलम, और ये कौन है, फ्लोएम है। अब यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। ये मान लो यहाँ पे हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना दी इस तरह से, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना दी। अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स के नियर बाई है वो तो यहाँ से न्यूट्रिशन का अपटेक कर लेगी, पर जो सेल्स यहाँ पे परमानेंट टिश्यू से दूर है, बट इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि सेल और सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कंडक्शन कौन स्टैब्लिश करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा अगर बहुत ज़्यादा होंगे, तो अगर इस सेल को अगर न्यूट्रिशन मिला है तो ये आगे पास ऑन कर देगा, ये इसको आगे पास ऑन कर देगा, ये इसको, और ये इसको, ये इसको, ऐसे और ऐसे पास ऑन कर देगा। इसको न्यूट्रिशन मिला तो ये आगे से आगे, आगे से आगे ऐसे पास ऑन कर देगा। तो अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा अगर कम हुए तो इसमें परेशानी क्या हो जाएगी कि जो परमानेंट सेल से जाइलम फ्लोएम से दूर सेल है बेटा, उसको तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। बात आ रही समझ में, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि इसमें नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने अभी बोला है कि वायरस फ्री होता है, इसके वायरस फ्री होने का रीज़न क्या है। ये वायरस फ्री क्यों होता है, तो इसके वायरस फ्री होने का यहाँ पे दो रीज़न दिए गए। एक तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन जो है वो इसके अंदर वेरी वेरी हाई होता है, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वेरी हाई होती है। एंड ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो होता है वायरस के प्रोलिफरेशन को क्या करता है, रोकता है। तो इसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी क्या होती है, हाई होती है ना। अच्छा, सेल डिवीजन के हाई होने से वायरस के इन्फेक्शन का क्या कनेक्शन, मान लो आपका कोई मर्डर करने आ रहा है और उसके हाथ में चाकू है, वो आपके पीछे दौड़ रहा है, पर आप अगर दौड़ रहे हो कितना, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो, और दूसरा वाला दौड़ रहा है कितना, 2 किलोमीटर प्रति आवर से, क्या वो आपको मार पाएगा कभी, है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है, आपके दौड़ने की स्पीड तेज है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। जैसे आपके पास मान लो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, और मान लीजिए कि इस सेल में यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन हो भी गया, तो अब वायरस भी मल्टीप्लाई कर रहा है और शूट अपाइकल मेरिस्टेम भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, देखो वायरस से स्प्रेड होके यहाँ आया, वायरस मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं, सेम मल्टीप्लाई करके वहाँ चला गया, और वायरस देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच गया, सेम मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच गया, वायरस मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच गया। तो आप जानते हो कि ये ऊपर वाला पार्ट तो सेम होता है, बाकी नीचे सेल क्या हो जाती है, वो तो परमानेंट सेल हो गई। तो इस तरह से आपने क्या नोटिस किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो वायरस है ही नहीं, आपको इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, परमानेंट सेल्स के अंदर। कितना आसान था, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, इसमें हम
जनरली किसको यूज़ किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप चाहे तो सेम को यूज़ कर सकते हो, एक्सिलरी बड को यूज़ कर सकते हो, बताऊंगी इसका रीज़न क्या है, ठीक है, कोई परेशानी? तो ये तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ेंगे, अपाइकल, लेटरल और, है ना, ये चलो इसके बाद में टाइप्स पढ़ेंगे, इसको लिख लो पहले।